Morning students. So today we will continue with chapter number 5, that is principle of inheritance and variation. और आज का जो हमारा टॉपिक है that is chromosomal basis of inheritance. Chromosomal basis of inheritance बोल लो इसको, चाहे chromosomal theory of inheritance. We can also say chromosomal theory of inheritance. Chromosomal basis of inheritance और chromosomal theory of inheritance. अब मेंडल ने जिस टाइम पर मेंडल ने तुम्हें बताया कि दो अपने डिफरेंट लॉज दिए थे और उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था, तो मेंडल ने जिस टाइम पर अपना सारा वर्क पब्लिश किया था उस टाइम पर उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी. मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश किया ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865. 1865 में उसने अपने सारे वर्क को पब्लिश किया, लेकिन उसको उस टाइम पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया. 1900 तक वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा. अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि व्हाई मेंडल्स वर्क वर इन अनऑर्गेनाइज्ड और या फिर बोले अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका वर्क जो है 1900 तक हमारा रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुआ. सबसे पहला पॉइंट तो है कि कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एट दैट टाइम. कम्युनिकेशन जो थी वो उस टाइम इजी नहीं थी. सेकंड चीज, जिसकी वजह पहले कम्युनिकेशन इजी नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपने वर्क को इजीली सब जगह पर पब्लिश नहीं कर पाया, वाइडली पब्लिश्ड उसको वो नहीं कर पाया. सेकंड चीज जो उसने बोली, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स या फिर उसने फैक्टर्स के बारे में जो उसने बोला था, जीन्स और फैक्टर्स के बारे में जो उसने बोला उस टाइम पर, कि उसने बोला कि जीन्स और फैक्टर्स जो होते हैं हमारे स्टेबल होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं जो कि सारा का सारा एक्सप्रेशन किसी भी कैरेक्टर का कंट्रोल करते हैं. दे कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ एवरी कैरेक्टर. और दूसरी चीज इन्होंने बोली कि जीन्स जो है दे एग्जिस्ट इन पेयर्स. मेंडल ने यही बोला कि जीन्स जो है पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और वो किसी ट्रेट के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं. और जो ये पेयर्स होते हैं ये कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते, मिक्सिंग शो नहीं करते. तुमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि टॉल और जब ड्वार्फ प्लांट का हमने क्रॉस किया तो कोई भी मीडियम हाइट वाला प्लांट हमारा बनकर नहीं आया था. तो ये पेयर्स जो है ब्लेंडिंग शो नहीं करते. तो ये चीज उस टाइम पर नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट नहीं की गई. दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल एट दैट टाइम. मेंडल ने क्या कहा, जीन्स जो है, उसने जीन्स और फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट दिया कि जीन्स जो है ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं और दूसरी चीज ये किसी भी ट्रेट का एक्सप्रेशन कंट्रोल करते हैं. बट उस टाइम पर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया. थर्ड चीज जो थी, मेंडल ने जो बोली कि उसने बायो के साथ मैथमेटिक्स को यूज किया. मैथमेटिक्स विद बायो, उसने ये यूज किया, बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स को यूज किया. ये एक टोटली न्यू फिनोमिनन था और ये चीज भी बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने अनएक्सेप्टेबल, ये भी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया. उन्होंने कहा कि बायो के साथ हम मैथ्स को या स्टैटिस्टिक्स को हम यूज नहीं कर सकते हैं. तो थर्ड रीजन था कि मैथमेटिक्स विद बायो उसने यूज की थी, इसलिए उसके वर्क को उस टाइम पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया. फाइनली मेंडल के वर्क जो जीन्स जो उसने बोला कि डिस्क्रीट यूनिट है, इसके लिए वो कोई प्रूफ नहीं दे पाया. उसने कहा कि जीन्स जो होते हैं ये डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं. एट दैट टाइम कोई भी फिजिकल प्रूफ वो इसके लिए नहीं दे पाया कि जीन्स जो होते हैं हमारे डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं और पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं. इन सभी के बारे में उसने कोई भी प्रूफ नहीं दे पाया कि फैक्टर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे ये जीन्स बनते हैं, ये सारी चीजें वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया. तो क्वेश्चन था यहाँ पर कि व्हाई मेंडल्स वर्क वर अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900. इतने सालों तक उसका काम रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया. तो ये तुम कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं आंसर में दोगे कि कम्युनिकेशन इजी नहीं था, जीन्स और फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट जो उसने बोला कि वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, और
जीन्स जो है किसी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीजें मेंडल ने बोली थी, लेकिन ये चीज एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि जीन्स के लिए वो कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया था। और बायो के साथ उसने मैथमेटिक्स का यूज किया था, तो बाकी के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम बायो के साथ मैथमेटिक्स को यूज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई उसका जो काम था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। फिर क्या हुआ, यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि उसके वर्क को किस तरह से फिर बाद में रिकॉग्नाइज किया गया, क्या ऐसा हुआ जिसकी बेसिस पर उसके वर्क को फिर रिकॉग्नाइज किया गया। तुमने 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, कॉरन्स एंड वॉन टेस्टमार्क। ये 3 साइंटिस्ट थे। अब तुमसे नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से उसका जो ये कॉन्सेप्ट था या फिर जो भी उसकी थ्योरीज थी, उसका वर्क था, उसको एक्सेप्टेबल किया गया। ये 3 साइंटिस्ट थे। इन 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली, इसने अपना अलग, इसने अपना अलग, इसने अपना अलग, तीनों ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल के रिजल्ट को। इन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर किया मेंडल के रिजल्ट को ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल्सो उस टाइम पर माइक्रोस्कोपी का भी डिस्कवर हो चुका था। जिस टाइम पर इन 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को इंडिविजुअली अपना अलग अलग रीडिस्कवर किया, उस टाइम पर एडवांसमेंट्स हो चुकी थी इन माइक्रोस्कोपी, जिसकी वजह से सेल डिवीजन को स्टडी करना बहुत इजी हो चुका था। अब जिस टाइम पर ये साइंटिस्ट ने अपना वर्क किया वो ईयर था 1900। तो 1900 ईयर तक जब इन्होंने, तुम्हें फिर आंसर पता चल गया, 1900 तक उसका काम अनरिकॉग्नाइज किया रहा। फिर बाद में जब इसकी रीडिस्कवरी हुई तो ऑब्वियसली इस टाइम पर उन्होंने क्या किया, हमारा उसका काम को रिकॉग्नाइजेशन मिलनी थोड़ी सी स्टार्ट हुई। माइक्रोस्कोपी में भी एडवांसमेंट्स हो चुकी थी, इस वजह से सेल डिवीजन को स्टडी करना भी इजी हो गया। अब जिससे क्या हुआ, अब जिस टाइम पर उन्होंने सेल डिवीजन को स्टडी किया तो उन्होंने क्या देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि देखने में डबल होते हैं एंड अपीयर्स टू बी पार्ट ऑफ सेल डिवीजन, अपीयर्स टू बी पार्ट ऑफ सेल डिवीजन। जब माइक्रोस्कोप से सेल डिवीजन को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये स्ट्रक्चर्स डबल होते हैं देखने में और ये जो है सेल डिवीजन का पार्ट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स थे इनको बाद में क्या बोला गया, क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर्स को क्या बोला गया, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बिकॉज दे वर कलर्ड बॉडीज, जब इनको स्टेन करके देखा गया तो ये कलर्ड नजर आई थी, इसलिए इनका नाम क्रोमोसोम्स रखा गया। 1902 में नेक्स्ट तुम्हें याद रखना है, 1902 में सटन एंड बोब्री, ये साइंटिस्ट थे सटन एंड बोब्री। इन्होंने क्या देखा कि क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है, क्रोमोसोम्स जो है मूवमेंट शो करते हैं ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के टाइम पर ये जो है कुछ मूवमेंट शो करते हैं क्रोमोसोम। तो इन्होंने सटन एंड बोबरी साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम के पैटर्न को स्टडी किया पैरेलली विद द पैटर्न ऑफ जीन। मतलब एक तरफ उन्होंने जीन्स का पैटर्न देखा कि वो क्या करते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने क्रोमोसोम का पैटर्न देखा कि वो मूवमेंट कर रहे हैं मियोसिस के टाइम पर क्या क्या करते हैं। तो इन दोनों का उसने साथ के साथ कंपैरिजन किया, जीन्स और क्रोमोसोम का उन्होंने क्या किया, कंपैरिजन करके देखा।
चाहे हम मियोसिस के टाइम पर बोले, चाहे हम माइटोसिस के टाइम पर बोले, दोनों टाइम क्रोमोसोम्स जो है मूवमेंट हमारी शो करते ही हैं। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। तो अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स थे जो उन्होंने स्टडी किए, सटन एंड बोवरी ने जब कंपैरिजन किया क्रोमोसोम्स और जीन्स का, तो उसमें क्या पता चला कि बोथ क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों occurs in pairs, चाहे क्रोमोसोम हो चाहे हमारे जीन्स हैं, दोनों पेयर में अकर करते हैं। जीन की तो मेंडल ने बात की थी, जैसे ये पेयर में अकर कर रहा है, ये पेयर में अकर कर रहा है। क्रोमोसोम की भी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये भी क्या है, पेयर में है। तो दोनों कैसे हमारे अकर करते हैं, इन पेयर्स। कोई भी दो अलील होते हैं जो किसी भी जीन पेयर के हैं, किसी भी जीन पेयर के दो अलील या तो होमोलोगस में, होमोलोगस हमारे लोकेशन उनकी हो सकती है, या फिर वो कोई भी जैसे पेयर ऑफ जीन है दैट कैन एग्जिस्ट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, या फिर हमारा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जीन्स में पता है होमोलोगस कौन से हैं, जैसे दो क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस होते हैं जिनका, अब तुम्हें ये पता ही है, क्लास +1 में तुमने मियोसिस की होगी, उस टाइम पर पता बताया गया है तुम्हें कि होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं और हमारे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं। फर्स्ट चीज उसने बोल दी कि जीन्स जो है अकर करती हैं पेयर के टाइप, पेयर की फॉर्म में। सेकेंड चीज, जिस टाइम पर गैमीट फॉर्मेशन होती है, मेंडल ने क्या कहा था कि गैमीट जब फॉर्मेशन होती है तो ये गैमीट्स आपस में क्या करते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे अलील्स आपस में सेपरेट आउट हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, और जो ये सेपरेट आउट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट आउट होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, और ये जब न्यू कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, ओल्ड कॉम्बिनेशंस भी हमारे बनकर आ सकते हैं। तो ड्यूरिंग एनाफेज 1 या फिर ड्यूरिंग मियोसिस 1 जब हो रही होती है हमारी, उसके मियोसिस 1 के एनाफेज 1 के टाइम पर हमारा क्या होता है, एनाफेज 1 के टाइम पर दो पेयर्स, अब तुम्हें पता है जब क्रोमोसोम्स जो हैं प्रोफेज में हमारे किस तरह से कंडेंस्ड फॉर्म में आना स्टार्ट होते हैं, देन मेटाफेज में वो एक प्लेट के ऊपर सारे के सारे क्रोमोसोम्स हमारे इस तरह से प्लेट के ऊपर अलाइन हो जाते हैं। अब जब एनाफेज स्टेज हमारी आती है तो एनाफेज स्टेज में वो क्या करते हैं, मेटाफेज स्टेज पर जो क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं एक दूसरे से, ये आपस में सेपरेट होंगे, ये सेपरेट होंगे, ये सेपरेट होंगे, तो इंडिपेंडेंटली ये सेपरेट होना हमारे स्टार्ट होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर उसने बोल दिया कि क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। मेंडल ने भी सेम चीज बोली थी, हमारे क्या हुए जीन्स जो हैं, जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया गया था या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब मेंडल ने दिया था, उसने यही चीज बोली कि जीन्स जो हैं आपस में वो सेपरेट आउट होते हैं ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है, एनाफेज 1 के टाइम पर वो इंडिपेंडेंटली क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, हमारे सेपरेट हो रहे हैं। एक तो इंडिपेंडेंट, पहली चीज तो उसने बोली कि गैमीट्स आर गेटिंग सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, हमारे सेग्रीगेशन टेक प्लेस करती है, और सेग्रीगेशन होकर गैमीट एक डॉटर सेल को चला जाता है, दूसरा दूसरे डॉटर सेल को चला जाता है, एक डॉटर सेल को चला जाता है, दूसरा दूसरे डॉटर सेल को चला जाता है। तो तुम्हारी बुक में कंपैरिजन का टेबल दिया गया होगा, कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। एक साइड लिखे हैं जीन्स, एक मतलब एक साइड इस तरह से ए लिखा है, एक तरफ बी लिखा है, ये मेंशन नहीं किया है कि कौन सा जीन है हमारा और कौन सा क्रोमोसोम है। तो ये इसलिए मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि जो सेम पॉइंट्स उसने जीन्स के लिए साइंटिस्ट ने बोले, हमारे जो पॉइंट्स हमारे मेंडल ने हमारे बोले थे जीन्स के लिए, सेम वही पॉइंट सटन एंड बोवरी ने जब कंपैरिजन किया तो क्रोमोसोम्स के लिए भी वही चीजें बोली गई। तो जब ये दोनों हम पॉइंट ए वाले पॉइंट पढ़ें चाहे बी वाले पॉइंट पढ़ें, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि किसके बारे में कहाँ बोला गया है, जीन्स के बारे में इधर बोला गया है या फिर क्रोमोसोम्स के बारे में उधर बोला गया है। तो ये चीज इसलिए उन्होंने इस तरह से लिखी है क्योंकि दे आर कंपेयरिंग किया तो रिजल्ट हमारे क्या है, मेंडल के वर्क वाले रिजल्ट हमारे क्रोमोसोम्स के रिजल्ट के साथ मैच कर रहे थे। तो इट मींस जो मेंडल ने चीजें बोली गई थी वो यहाँ पर अब आकर प्रूव हो गई।
तो occurs in pair, segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to gamete. सिर्फ एक पेयर ही, जैसे ये क्रोमोसोम है तो इसका सिर्फ एक पेयर ही एक टाइम पर सेपरेट आउट होकर एक गैमीट को जाए, एक पेयर ही गैमीट का एक पेयर ही एक फर्दर डॉटर सेल में हमारा ये ट्रांसमिट होकर गैमीट के पास जाता है। थर्ड, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जो हमारे ये इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं ये आपस में इंडिपेंडेंटली ही क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे कि एक कैसे सेपरेट होगा उसी के पैटर्न के बेसिस पर दूसरा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, दे सेपरेट इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर एक फिगर दिखाई गई है जिसमें पॉसिबिलिटी दिखाई गई है, यू कैन सी यहाँ पर हमारे ये डायग्राम दिखाई गई है जिसमें मियोसिस 1 एनाफेज में दिखाई गई है और मियोसिस 1 एनाफेज में दिखाई गई है। यहाँ पर देखो दो पेयर्स लिए हैं, ऑरेंज के साथ ग्रीन, येलो के साथ रेड लिया है, और यहाँ पर ऑरेंज के साथ रेड, येलो के साथ ग्रीन। तो इसके थ्रू ये जर्म सेल्स में कैसे, देखो मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 2 हुई, तो 4 जर्म सेल्स हमारे प्रोड्यूस होकर आए, ऑरेंज के साथ ग्रीन गया, येलो के साथ रेड गया। यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की है कि ऑरेंज के साथ रेड जा रहा है, येलो के साथ ग्रीन जा रहा है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऑरेंज वाला हमारा ग्रीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है या ऑरेंज वाला रेड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऑरेंज वाला किन्हीं डॉटर सेल्स में ग्रीन के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, हमारा किसी और के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो दे आर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेटिंग, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम। देन सटन एंड वोबरी ने क्या किया, कंपैरिजन कर लिया जीन्स एंड क्रोमोसोम्स का। तो अपनी नॉलेज, क्रोमोसोम्स की बेसिस की नॉलेज और मेंडेलियन प्रिंसिपल को जब सटन एंड वोबरी ने इकट्ठा किया, नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर प्लस मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, इन दोनों को जब उसने इकट्ठे किया, एग्रीगेट किया कि किस तरह से इन दोनों के वर्क को, तो इकट्ठे मिलाकर उसने उसको क्या कह दिया, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में तुम ये सारा एक्सप्लेन करोगे कि किस तरह से जीन्स पेयर्स में अकर करते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे दे सेपरेट आउट ऑफ ईच अदर, एंड थर्ड दे आर सेपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ये सारा एक्सप्लेन होगा। सटन के वर्क को और मेंडल के वर्क को तुम कंपेयर करके आंसर को अपने लिखोगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा, व्हाट इज द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन, तो उसको तुमने इस तरह से एक्सप्लेन करना है। तो अभी तक मैंने तुम्हारे 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि व्हाई मेंडल्स वर्क वर अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। सेकंड, हु आर द साइंटिस्ट जिनकी वजह से हमारे मेंडल्स के वर्क को रिकॉग्नाइजेशन मिली। Third cheese, what is the chromosomal basis of inheritance? So you have to explain everything in that. Now, fourth question आया हमारा, इन्हीं आइडियाज, ये जो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है या किस तरह से जीन सेपरेट होते हैं, इन्हीं आइडियाज को लेते हुए क्रोमोसोमल थ्योरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने वेरीफाई किया इस क्रोमोसोमल थ्योरी को। क्रोमोसोमल थ्योरी को वेरिफिकेशन देने के लिए अनदर साइंटिस्ट आया जिसका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। नाम कैसे याद रखोगे, मॉर्गन से याद रखोगे कि मॉर्गन नाम का साइंटिस्ट था जिसने वेरिफिकेशन की, हमारी किसकी वेरिफिकेशन की, हमारी क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस थ्योरी की। तो फोर्थ क्वेश्चन की मॉर्गन ने किस तरह से, क्वेश्चन आया कि किस साइंटिस्ट ने क्रोमोसोमल बेसिस को वेरीफाई किया, तो आंसर में आएगा मॉर्गन ने किया। अब मॉर्गन ने और उसके कलीग्स ने किया, कैसे किया, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, हाउ एंड ऑन व्हिच ऑर्गेनिज्म दे स्टडीड, किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर उन्होंने स्टडी किया, एंड व्हाई ऑन दैट ऑर्गेनिज्म ओनली, नॉट अदर वन। तो इसके आंसर्स तुम्हें अभी मिलेंगे। तो मॉर्गन और उसके कलीग्स ने डिस्कवरी किया दोबारा से बेसिस ऑफ, इन्होंने सबसे पहली चीज क्या बोली कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर, जिस टाइम पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसका बेसिस क्या है, किस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, कैसे हो रही है, इसका बेसिस क्या है, हमारा वेरिएशन, वेरिएशन
प्रोड्यूस होती है, मेल चीज की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या होता है, वेरिएशंस होती हैं। तो वेरिएशंस आर द बेसिस, मतलब कि वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे टाइम पर। तो हमारे मॉर्गन ने जो जिसके ऊपर स्टडी किया था दैट वाज फ्रूट फ्लाई, जिसको ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर तुमसे फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है या ड्रोसोफिला का नॉर्मल नेम भी पूछा जा सकता है। और 1 मार्क क्वेश्चन के लिए ये भी पूछा जा सकता है कि मॉर्गन ने किसके ऊपर स्टडी की थी, तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के ऊपर उसने स्टडी की थी। इसको यही सूटेबल लगी अपनी स्टडी के लिए। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाई ओनली ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जो हमारा ये मॉर्गन साइंटिस्ट था इसने ड्रोसोफिला के ऊपर ही क्यों स्टडी की। तो इनको हम सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते थे। फर्स्ट रीजन है they can grow in simple synthetic medium such as in laboratory. इनको लेबोरेटरी में ग्रो करना बहुत ही इजी था। Second main point, they complete their life cycle in 2 weeks. 2 हफ्तों के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल इजीली कंप्लीट कर लेते हैं। 2 हफ्तों के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल इजीली कंप्लीट कर लेते हैं। एंड सिंगल मीटिंग से, फ्रॉम अ सिंगल मीटिंग they produce large number of progeny. सिंगल मीटिंग से ये लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक टाइम पर देखो 2 हफ्ते में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी इतने शॉर्ट टाइम में हम बहुत सारी प्रोजेनी को इजीली स्टडी कर सकते हैं। There was clear differentiation of male, basically of sexes, मेल और फीमेल में इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते थे। तो मेल को स्टडी करना और फीमेल को स्टडी करना इजी हो गया। ये 5th पॉइंट, मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस जो हैं इनमें देखी जा सकती है। मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस can be seen. So why Morgan chooses Drosophila melanogaster? So these are some reasons. They can grow in any simple synthetic medium such as in laboratory. They complete their life cycle in just 2 weeks. Single mating से large number of progeny produce की जा सकती है. There was clear differentiation of sexes, male and female को easily हम differentiate कर सकते हैं. And many type of hereditary variations can be seen. तो यहाँ पर हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है फिनिश होता है। तो मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने आज तुम्हें बताया कि कौन से कितने टॉपिक, इस एक सिंगल टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बनते हैं। तो तुम्हें इसको अच्छे से स्टडी कर लेना है और अपना फिर इजीली अच्छे से तुम इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो यही था आज के लेक्चर के बारे में। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम कल को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।